रिजल्टेंट की टेल विल ज्वाइन विद द टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर एंड रिजल्टेंट का हेड किससे ज्वाइन करेगा बेटा, हेड ऑफ लास्ट वेक्टर। एक वेक्टर के इनफाइनाइट कंपोनेंट्स हो सकते हैं बेटा। वेक्टर में पहले एडिशन सिखा दूंगा। एडिशन का आपको दो तरीके से ध्यान देना है, फिगर बेस्ड क्वेश्चन कैसे होगा और सिंपल वाला क्वेश्चन कैसे होगा। फिर बच्चों अपना मेन टॉपिक रहेगा बेटा वेक्टर प्रोडक्ट देखना, उसका आप देखो एक बार पहले यहाँ शुरुआत से। बच्चों वेक्टर को मैं सिंपल जब टाइप कर रहा हूँ ऐसे लिखता हूँ आपको, यही 5-6 टाइप एक बार बता दूंगा, 5-6 एक बार। पहला टाइप का वेक्टर हो सकता है बेटा पैरेलल वेक्टर, एक हो सकता है बच्चों आपका इक्वल वेक्टर, एक बच्चों यहाँ हो जाएगा एंटी पैरेलल, एक हो जाएगा बच्चों नेगेटिव वेक्टर। फिर बच्चों 3 टाइप एक साथ बताता हूँ, पहले इनको देखो आप। पैरेलल, इक्वल, एंटी पैरेलल और नेगेटिव, ये दोनों एक कुछ मिलते जुलते हैं बच्चों। एक बार देखना एक बार बेटा, ऐसा कुछ जब पैरेलल बने शरीर, एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है। बच्चों की नोटेशन वोटेशन में थोड़ी देर में आपको अच्छे समझाऊंगा, फिलहाल आप ये समझ जाओ मैं एरो बना रहा हूँ, वेक्टर बना रहा हूँ, कुछ ऐसा है ना। उसके नोटेशन में भी नहीं बता रहा, सिर्फ आप कुछ बताना चाह रहा हूँ। इन दो नामों में आप कन्फ्यूजन होगा, पहले वो क्लियर कर रहा हूँ। ऐसे 3 नाम एक साथ देखो, कन्फ्यूजन पहले दूर करता हूँ, फिर आगे कहानी शुरू करेंगे। वैसे ए और बी बच्चों जब इनकी दोनों की डायरेक्शन सेम है, डायरेक्शन आपकी बच्चों यहाँ सेम है, लेकिन बेटा आपकी जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड की वैल्यू अलग अलग है, मैग्नीट्यूड आपकी जो है डिफरेंट है, तो उस टाइप की चीज को बोलते हैं बच्चों आप पैरेलल वेक्टर। इसी का एक केस बन जाता है बच्चों, जब ए और बी इनकी डायरेक्शन भी आपका सेम हो और बच्चों आपका मैग्नीट्यूड भी सेम हो, तो इसको बोला जाता है बच्चों आपका इक्वल वेक्टर। सेम एंटी पैरेलल या अपोजिट वेक्टर बोला जाता है बच्चों, उसका नाम है। जब ए और बी दो अपोजिट डायरेक्शन में हो बच्चों, इनकी डायरेक्शन अपने पास आ जाएगी अपोजिट, और बेटा आपका जो मैग्नीट्यूड आ जाएगा यहाँ डिफरेंट, मैग्नीट्यूड आपका आ जाएगा डिफरेंट। जब ऐसा केस है तो बच्चों एंटी पैरेलल या अपोजिट है। इसी का एक स्पेशल केस हो गया बच्चों, जब ए और बी वेक्टर आपका लिखा हुआ है, इसकी बेटा डायरेक्शन आपकी अपोजिट है और बच्चों मैग्नीट्यूड भी इसका सेम है। यदि ऐसा होता है तो आपका फिर आ जाएगा वो नेगेटिव वेक्टर। यहाँ से बच्चों आपको पहले ये बताना चाहिए, पैरेलल का ही एक स्पेशल केस इक्वल है और बच्चा एंटी पैरेलल या अपोजिट का ही एक आपका केस जो है नेगेटिव वेक्टर है। ऐसे ही आपको इस सेम पे एक बार बताया है। ऐसे 3 नाम आपने भी सुने हुए हैं, कोइनिशियल, कोप्लेनर और कंकरेंट वेक्टर, वो एक साथ यहाँ बताऊंगा, है ना, थोड़ा सा आपको वहाँ क्लियर होगा। बनाओ फटाफट इसका। नल वेक्टर, नल वेक्टर कुछ नहीं होता बेटा, 0 है। आपने सुना हुआ बच्चों यहाँ कोइनिशियल, आपने सुना हुआ बच्चों यहाँ कंकरेंट, और आपने सुना हुआ बच्चों कोप्लेनर, कोप्लेनर, आपने सुना बेटा कोलिनियर। ये सारे वर्ड भी बच्चों एक जैसे हैं, इसका डाउट और दूर करते हैं। पहले अलग अलग ये नाम है, जैसे वहां आपने एक जैसे सुने थे, यहाँ भी ऐसा ही कुछ है। एक और सेट आपका बताऊंगा। जैसे बच्चों यहाँ आपको ज्यादातर डाउट मिलेगा बेटा आपको, को इनिशियल और कॉन्करेंट में क्या डिफरेंस है सर। जब बच्चों एक ही आपका कई वेक्टर है बेटा, ए वेक्टर, बी वेक्टर और बच्चों कहीं सी वेक्टर, जब आपका इनिशियल पॉइंट सेम है, इनिशियल पॉइंट आपका सेम है, तो उसको बोला जाता है बच्चों को इनिशियल। थोड़ा और देखना, कनकरेंट क्या होता है बच्चों, अब इनिशियल पॉइंट सेम नहीं है बेटा, ए वेक्टर कहीं यहाँ है, बी वेक्टर कहीं यहाँ है और सी कहीं यहाँ है, ऐसा कुछ वेक्टर अलग अलग है। यहाँ पे क्या बेटा, एक पॉइंट पे मैच है, वहीं से स्टार्ट हुआ, तो उसको हमने बोला है को इनिशियल। लेकिन बच्चों जब आपके अलग अलग वेक्टर हैं, उसका क्या करो बच्चों, आप लाइन को एक्सटेंड करो बेटा। इसकी लाइन को मैंने एक्सटेंड किया, इसको ये एक्सटेंड किया, इसको यहाँ किया, यदि पीछे जाके कहीं एक पॉइंट पे ही मैच हुआ, पीछे जाके कहीं एक पॉइंट पे ही मैच हुआ बच्चों, तो उसको बोला जाए कनकरेंट। जैसे मान लो बेटा ए और बी यही होता, सी में कहीं ऐसा बना देता, तो इसकी लाइन एक्सटेंड कर देता, वहां नहीं मिल पाती और बी के साथ, तो मैं बोल देता ए और बी जो आपके हैं कनकरेंट वेक्टर, सी कॉन्करेंट उनके साथ नहीं है। को इनिशियल और कॉन्करेंट में आपने डिफरेंस समझा। को इनिशियल का स्टार्टिंग पॉइंट सेम होगा और बच्चा कॉन्करेंट का क्या होगा, पीछे आगे एक्सटेंड करेंगे, तो लाइन यदि एक ही पॉइंट पे मैच करती है तो बोल देंगे आपका कॉन्करेंट है। कोप्लेनर देखो बच्चे, सिंपल एक लाइन तो ये लिखा जाएगा वेक्टर्स इन ए प्लेन, वेक्टर इन ए प्लेन। इसका मतलब सुनो एक बार, जब भी कोई आपको बोले ना बेटा कि वेक्टर ए और बी, कुछ भी वैल्यू कहीं भी बना हुआ, सिर्फ नाम बोल रहा हूं, वेक्टर ए और बी, बच्चे कभी भी आपको 2 वेक्टर बोलता है, 2 वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर, 2 वेक्टर्स आर ऑलवेज, आपको कुछ सोचना ही नहीं है,
ऑलवेज कोप्लेनर। बाकी आगे मैं आपको बताऊंगा किस किस कंडीशन में मैग्नीट्यूड सेम डिफरेंट वाला। क्यों? मान लो बेटा एक वेक्टर, मतलब अपने को ऐसा लगता है कोप्लेनर का मतलब अब एक्स वाई और जेड प्लेन से आप फेमिलियर है, हमें ऐसा लगता है सर ये आपका एक प्लेन में, ये आपका, ये तो आप यकीन मानते हो। एक वेक्टर ऐसा कुछ है बेटा, एक वेक्टर कुछ ऐसा आड़ा तिरछा है। कहीं भी दो वेक्टर तो आप यहीं कॉपी का पेज लगाओ तो ये भी प्लेन पे आ गया। कहीं भी दो वेक्टर होंगे बच्चों हमेशा आपके कोप्लेनर कभी नहीं सोचना है। अलग अलग कंडीशन फिर बनेगी बच्चों, थोड़ी देर जब आपको पढ़ा दूंगा मैं कि अलग मैग्नीट्यूड है तो एक प्लेन में कितने होंगे मिनिमम, अलग मैग्नीट्यूड अलग डायरेक्शन है, आउट ऑफ प्लेन है, कितना आपको वेक्टर लगेंगे जीरो करने के लिए, आगे थोड़ी देर में आपको पता चलेगा। फिलहाल ये बता बच्चों दो वेक्टर के बारे में कभी नहीं सोचना, 3 या 4 होंगे तो ये कुछ कंडीशन होती है उसको मैं आपको बताऊंगा। कोलिनियर कौन सा बच्चों? जितने भी बच्चों आपने पहले वाले बनाए थे ना वो आपके, जिसमें आपने आ गया बच्चों पैरेलल, एंटी पैरेलल, इक्वल या नेगेटिव, कुछ भी था उनमें जो पहले वाले थे बच्चों, मैं ऐसे लिखता हूँ बेटा पैरेलल या बच्चों आपका जो था एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल और पैरेलल मतलब थीटा या एंगल आपका जीरो, एंगल देखना बताया नहीं, सिर्फ आपको लाइन से दिखा रहा बच्चों, या तो लाइन अपोजिट है सेम है, या तो बच्चों एंटी पैरेलल वेक्टर या बच्चों पैरेलल वेक्टर, सारे ही आपके कोलिनियर वेक्टर। सही है क्या? अब यहाँ डाउट क्लियर हुआ आपका को इनिशियल और कंकरेंट वाला। कोप्लेनर में एक लाइन आपको समझाई बच्चों, दो वेक्टर कहीं भी हो बेटा उसको कॉपी का पेज पीछे लगा दो, एक प्लेन पे आ जाएगा, कोप्लेनर है। 3 या 4 वेक्टर कब कोप्लेनर होंगे उसकी कहानी थोड़ी देर बाद में जब आपको एडिशन समझाऊंगा तब बताऊंगा। बनाओ शाबाश। ये भी एक कंबाइंड एग्जांपल में लेता हूं बच्चों, उसमें दोनों चीजें आ जाएंगी। एक बार देखना बेटा, हमने ऐसा कुछ लिया, हमारे पास सिंपल ये फैन है, फैन है, फैन का अपने पास ये ऐसे आ गया और ये ऐसे फैन के ऐसे ऐसे घूम रहा है, ये हमारा एक्सिस है बच्चों। फैन तो यहाँ है नहीं, दिखा नहीं पाऊंगा। जैसे बच्चों ये ऐसा रोटेशन है इसका, फैन में आपका ऐसा रोटेशन है। तो बच्चों जब भी आपके पास कहीं भी रोटेशन मिलेगा बेटा, जितनी भी मैकेनिकल आपकी इंजन देखोगे, मैकेनिकल जितनी चीज़ें हमने देखी वहाँ रोटेशन आपको मिलता है बच्चों। दो चीज़ें मिल जाएंगी, या सर्कल का एग्जाम्पल और लो। मैंने क्या किया बच्चों, एक स्टोन लिया, मास m का है, यहाँ एक लड़के ने इसको ऐसे पकड़ रखा है और ये इसको घुमा रहा है बच्चों, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में ऐसे ऐसे करके घुमा रहा है इसको, ये ऐसे ऐसे इसको हॉरिजॉन्टल प्लेन में घुमा रहा है, ऐसे खड़ा होकर मैं ऐसे घुमा रहा हूँ। तो दो चीज़ें हो गई बच्चों, जैसे इसकी कोई रेडियस होगी यहाँ से यहाँ पकड़ा हुआ r, यदि बेटा ये लेंथ होगी तो वो भी एक डायरेक्शन के साथ है। एक चीज़ होगी बच्चों, ये जो रोटेशन दे रहा है इस टाइप से रोटेशन दे रहा है, ऐसे रोटेशन। बच्चों यहाँ कहीं भी जब भी आपको रोटेशन मिलेगा, रोटेशन कहाँ मिलता है? एंगुलर वेलोसिटी में मिलेगा, एंगुलर एक्सेलरेशन में मिलेगा, टॉर्क में मिलेगा। जहाँ भी आपको रोटेशन मिलता है बच्चों वहाँ दो वेक्टर आपको एक साथ दिखाई देंगे बेटा, एक जिस चीज़ से कुछ एक्सटेंशन किया होगा और एक बच्चों जहाँ घूम रहा है। जो एक्सटेंशन किया बच्चों, जैसे यहाँ रेडियस है या बच्चों इस पंख की जो लेंथ है, वो फैन के जो आपके पंखे की जो लेंथ होती है वो वाला, इसको बोलते हैं बेटा पोलर वेक्टर। और अच्छे समझाऊंगा इस बात कैसे लिख रहा हूँ। और बच्चों जो आपका रोटेशन किया ओमेगा हो या अल्फा हो या टॉर्क, जहाँ भी आपको रोटेशन दिखाई देगा ना बेटा, रोटेशन के साथ आपको पता चलेगा तो वो आपका वेक्टर होता है बच्चों एक्सियल वेक्टर। और अच्छे से बताया जाए, एक्सियल वेक्टर की डायरेक्शन जो आएगी बेटा वो हमेशा अलोंग एक्सिस होती है। अलोंग एक्सिस जो होगी वो आपकी एक्सियल की डायरेक्शन होती है। जैसे ये एक्सिस है, इसकी दो ही डायरेक्शन संभव बेटा रोटेशन की, आपको मैं क्रॉस प्रोडक्ट में बता दूंगा। आप हाथ को ऐसे घुमा लो राइट हैंड को, जो अंगूठा डायरेक्शन देगा वो आपका एक्सियल वेक्टर है। जैसे रोटेशन में ऐसे दिखाया हुआ, तो इसको ऐसे करूंगा तो ऊपर रोटेशन कैसे है ना, पंखा ऐसे घूमेगा तो ऐसे घूमेगा, या तो क्लॉकवाइज घूमेगा तो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। उस फॉर्म में लिखवा देता हूँ चलो आपको बच्चों। यदि आपके पास क्लॉकवाइज रोटेशन है, क्लॉकवाइज रोटेशन कैसा होता है बेटा, यदि यहाँ में एक बार देखना बेटा, यदि फैन अपना है, आप नीचे से देखते हो ऐसे देख रहे हैं हम, क्लॉकवाइज रोटेशन ये देखना कैसा घूम रहा है, नीचे से देखेंगे तो ऐसा ना पकड़ पाओ तुम। यहाँ देखो बच्चों, यदि ये अपना कैसा रोटेशन है बेटा क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज में देखना आप कैसा आ गया अंदर की डायरेक्शन में। इसको देखिए कहाँ आएगा, नीचे अलोंग एक्सिस है, लेकिन वहाँ कहाँ बच्चों ये डाउन साइड है, ये डाउनवर्ड्स है, ऐसे आप देख पाओगे बच्चों। यदि एंटी क्लॉकवाइज आप करोगे, एंटी क्लॉकवाइज आप करोगे तो इसका रोटेशन देखना बच्चों, एंटी क्लॉकवाइज में इस टाइप का रोटेशन है। कहाँ है बच्चों, बाहर। तो इसमें देखिए एंटी क्लॉकवाइज कहाँ जाएगा, ऊपर। अलोंग एक्सिस है ना बच्चों, ये अप साइड आ जाएगा, अपवर्ड आ जाएगा। वह बहुत आसान सी चीज़ है, थोड़ी देर में आपको क्रॉस प्रोडक्ट में पता चलेगा। जहाँ भी बच्चों रोटेशन दिखाई देगा वहाँ आप देखना, यदि आपका हाथ आप रोटेशन के हिसाब से घुमाओगे तो अंगूठा आपका एक्सिस के अलोंग डायरेक्शन देगा। इसकी डायरेक्शन फिक्स है, या तो ऊपर है या तो नीचे है, उसको एक्सियल वेक्टर बोला जाता है। पोलर वेक्टर क्या सिर्फ रेडियस हुआ सर, या सिर्फ और कुछ भी हो सकता है बेटा। जितने भी टॉर्क में आप डिस्टेंस लेते हो तो डिस्प्लेसमेंट है आपका, वी है, ए है, ये सारी चीज़ बच्चों जो सिंपल वेक्टर हम पढ़ेंगे, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन,
इस टाइप की चीज़ें बाद में जाके सारे पोलर वेक्टर में कन्वर्ट हो जाएंगी। और बाकी जो यहाँ रोटेशन होगा बेटा ओमेगा है, अल्फा है, टॉर्क है, वो आपके एक्सियल वेक्टर है। बच्चों एक चीज़ होता है बेटा, यहाँ लास्ट आ गया अपने पास यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का इसे मैं पूरा फॉर्मूला भी बताऊंगा, फिलहाल सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ। इट हैज़ मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1। इसका जो बेटा मैग्नीट्यूड होता है उसकी वैल्यू हमेशा 1 आएगी। अब आपको मेन वेक्टर में शुरू करता हूँ, आप ये लिख लो। पोलर वाला और एक्सियल वाला दोबारा बता दिया। एक्सियल आपको हमेशा अलोंग एक्सिस मिलेगा। जिस पॉइंट के अबाउट आप रोटेशन करते हो उसके पॉइंट के अबाउट ही ऊपर या नीचे की डायरेक्शन में या अंदर या बाहर की डायरेक्शन में आपको मिलेगा। डायरेक्शन कैसे सीखेंगे, जैसे मैं क्रॉस प्रोडक्ट आपको बताऊंगा, वहाँ और अच्छे से आप डायरेक्शन निकालना सीख जाओगे, अपने को अंदाजा आ जाएगा। धीरे धीरे वेक्टर स्टार्ट करते हैं। ये फिलहाल आपको सिर्फ फैमिलियर क्या है, ऐसे वर्ड आएंगे। बच्चे कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होगी उसको दो फॉर्म में लिखा जा सकता है बेटा। एक को बोला जाता है बच्चों स्केलर और एक को लिखा जाता है बच्चों वेक्टर। अच्छे सुना, इस बात में भी डाउट आएगा। स्केलर कौन सी क्वांटिटी है सर, विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड। ओनली मैग्नीट्यूड जो होगा बच्चों वहाँ आपका स्केलर बोलते हैं। यहाँ बेटा आएगा आपका मैग्नीट्यूड और प्लस डायरेक्शन। बच्चों एक लाइन और लिख रहा हूँ उसके साथ में, ये तो हम जानते हैं मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन वाली कहानी। तो गुड, जो बच्चों उसी क्वांटिटी को आप बोलेंगे वेक्टर, जो वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो करे। कई जगह अपने पास ऐसे इलेक्ट्रिक करंट है, उसकी डायरेक्शन हम जानते हैं लेकिन उसको स्केलर मानते हैं। क्यों बच्चों, उसका जो एडिशन होता है वो सिंपल स्केलरली एल्जेब्रिकली ऐड किया जाता है। देखो कैसा लिख भी दिया, विच फॉलोज वेक्टर एडिशन लॉ। जो वेक्टर एडिशन को फॉलो करेगा बेटा उसको ही वेक्टर क्वांटिटी बोला जाएगा। बच्चों जैसे मैं लिखता हूँ बेटा यहाँ S इज इक्वल टू 5 मीटर। सिंपल कोई ऐसा बेटा मास इज इक्वल टू 10 kg। इस टाइप की चीज़ें जो सिर्फ अपने पास नंबर लिखा हुआ है, 5 मीटर की इस डायरेक्शन हम नहीं जानते, स्केलर है। बच्चों यदि ऐसे लिख देता उसी चीज़ को मैं, S इज इक्वल टू 5 मीटर ड्यू ईस्ट। ईस्ट डायरेक्शन में आपको जाना है। या आपको बच्चों और किसी फॉर्म में बोलता है जब मैं V इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड ड्यू नॉर्थ। इस टाइप से जब आपको लिखा होता है बच्चों, उसमें दो चीज़ आ जाती है बेटा। एक आपके पास बच्चों शुरुआत वाली चीज़ है, ये मैग्नीट्यूड है, और बच्चों जो ईस्ट लिखा है नॉर्थ लिखा है ये आपकी डायरेक्शन है। इस चीज़ को मैं बोल पाऊंगा वेक्टर। बच्चों वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका बेटा, आप ऊपर एरो लगा दो, ऊपर एरो लगा दो। कई बार बच्चों पेपर में एरो नहीं देके वो बोल्ड बना देता है, ऐसे ऐसे करके ऐसे कैपिटल में लिख देता है और बोल्ड बना के। तो यदि आप एस को बोल्ड लिखा हुआ है तो ऑटोमेटिक वहाँ भी उसका मतलब वेक्टर ही है। तो दो नोटेशन हो जाते हैं बच्चों। इसका एक तरीका ये हो सकता है बेटा, आप जैसे लिखा हुआ है अब एरो लगा के लिख दो। एक साइड हो सकता है बच्चों आपका अपने बोल्ड वो में लिख दिया हो। अब आगे और देखते हैं। एक आपको पहले डिफरेंशिएट ये किया बच्चों, अब आएगा आपको सर वेक्टर को मैग्नीट्यूड भी आ गया, डायरेक्शन भी आ गई। अब वेक्टर को किसी और फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। और देखो बच्चों यदि कहीं मेरे पास पॉइंट दिया हो, जैसे हम जानते हैं बेटा आपने कोऑर्डिनेट एक्सिस देखा हुआ x y और z है। किसी ने मुझे बोल दिया P पॉइंट है जो 1, 2, और 3 पे है। आपने पॉइंट दिया हो बेटा कोई भी 1, 2, 3 या कुछ भी एक्स्ट्रा x y z आपका दिया हुआ है। तो बेटा जो हमने बोला था आपका यूनिट वेक्टर जिसकी आपका मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो बेटा x डायरेक्शन में एक बेस वेक्टर माना जाता है डायरेक्शन बताने के लिए I। बच्चों y डायरेक्शन में एक बेस वेक्टर बोला जाता है बेटा j कैप, और बच्चों ये बोला जाता है k कैप। किसी भी वेक्टर के ऊपर कैप लगे होने का मतलब होता है बच्चों की यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर की वैल्यू निकालना मैं नहीं जानता, लेकिन ये जानता हूँ सर यूनिट वेक्टर का जो भी मैग्नीट्यूड आएगा, जो भी वैल्यू आएगी वो बच्चों आपकी 1 आएगी। सही है क्या? अच्छा बच्चों इसका मतलब यदि किसी वेक्टर को आपको इस फॉर्म में आपको डिनोट करना, इसको ऐसा लिखा जा सकता है। यदि वेक्टरली फॉर्म में लिखना तो सर 1 कहाँ पे x में, तो 1 i कैप, 2 j कैप और 3 k कैप। सही है क्या? कहीं भी पॉइंट दिया इस फॉर्म में बना सकता हूँ। बच्चों अपने को 2 पॉइंट वो दे देते थे बेटा कि आपको पॉइंट ऐसा दिया हुआ सर, एक पॉइंट P1 है 1, 2, 3, एक पॉइंट P2 है -2, 3, 5, कुछ ऐसा है। इसका वेक्टर बताओ। तो बच्चों एक्चुअली वो डिस्प्लेसमेंट हमसे पूछना चाहता है। 1 पॉइंट से P1 से P2 जाना, तो वो हमसे डिस्प्लेसमेंट पूछना चाहता है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको इंडिविजुअल आपको वेक्टर लिखना था, P1 वेक्टर बना दोगे, बना देंगे सर। P2 वेक्टर बना सकते हो बच्चों, आप वो भी बना सकते हो। कहीं भी डिस्प्लेसमेंट लिखना होता है तो बच्चों आप ये भी जानते हैं फाइनल माइनस इनिशियल करना है। तो आपको एक्चुअली P2 वेक्टर माइनस P1 वेक्टर करना है। एक बार ये बनाओ। एक तरीका बच्चों डायरेक्शन बताने का ये हो गया, x में जाएगा तो मैं i से मल्टीप्लाई कर दूंगा, y में जाएगा तो j से, और z में जाएगा तो k से। एक दूसरा तरीका और मैं बताता हूँ बच्चों। पहले मैं आपको कंपोनेंट करने सिखाता हूँ।
कंपोनेंट बच्चों में आपको साइन और कोस की फॉर्म में समझा रहा हूं, पहले 3 डायमेंशन में बाद में लिखेंगे। बना ले बच्चों आपने आई जे और के की फॉर्म वाला, आप ठीक है। एक ऐसे ही डायरेक्शन बना देता हूं बच्चों, कॉपी के पेज पे जब भी सवाल सॉल्व करेंगे ऊपर नॉर्थ आ जाता है बेटा, यहाँ बच्चों ईस्ट आएगा, यहाँ वेस्ट और यहाँ साउथ होता, आप जानते हो। यहाँ देखो एक बार बच्चों, किसी भी वेक्टर का कंपोनेंट लेना है तो सुनना है बेटा एक बार, इसको मैं बच्चों जो लाइन एक बार अब मैं बोल दूंगा, इसको मैं पूरी फिजिक्स में ऐसा ही बोलता रहूँगा, जहाँ भी मुझे कंपोनेंट करना होगा तो मैं ऐसा ही उपयोग करूँगा। अच्छे से आप सुनो बात को, पहले ये सिखाऊंगा उसके ऊपर यूज़ करता हूँ। बच्चे कोई भी मैंने क्या किया, एक बोल दिया यहाँ सर ये वेक्टर है आर वेक्टर का एंगल है सर ये थीटा, ऐसे हमने बोल दिया। ये बच्चों एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है। आपको बोला इस आर वेक्टर को जो आपका थीटा एंगल पे एक्स एक्सिस के साथ है, आई और जे में लिखा हुआ, तो क्वेश्चन को सोल्व करना मेरे लिए आसान है, बाद में आप देखो। तो कंपोनेंट करने का तरीका ये होता है, आप ये सर एक्स और वाई में क्या आता था आपका सर, यदि जो यहाँ इसकी लेंथ बनेगी वो एक्चुअली आई कैप है, और जो वाई के पैरेलल बनेगी बच्चों वो आपकी जे कैप है। अब देखो सिंपल ट्राइंगल की फॉर्म में देखता हूँ मैं, इसको मैंने मान लिया बेटा एक्स और इसको मान लिया सही वाई। तो देखो एक बार साइन थीटा की वैल्यू कैसे लिखी जाएगी सर, साइन थीटा इक्वल टू एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर है ना, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज, तो वाई क्या आ जाएगा बच्चों आर साइन थीटा। बिल्कुल आसान चीज है बच्चा, ऐसे ही बेस जिसके साथ दोनों एंगल होते हैं उसको बेस बोलते थे। कोस थीटा इज इक्वल टू एक्स डिवाइड बाई आर, और एक्स वी कैन राइट एज आर कोस थीटा। बच्चों इस वेक्टर को यदि एरो लगा के ऐसा लिखा जाए तो ऐसा लिखूंगा मैं आर कोस थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा जे कैप। बच्चों एक महत्वपूर्ण लाइन में लिखता हूँ, उसका यही एग्जाम्पल मैं करा दूंगा, अच्छे सुनना इस बात को भी आप। बच्चों में ऐसे बोल रहा हूँ बेटा, जिसके साथ भी एंगल है, जोन सी एक्सिस के साथ ही एंगल है, जैसे बच्चों यहाँ एक्स के साथ है, जिसके साथ एंगल है वो कंपोनेंट आपका कोस थीटा होता है, ठीक है क्या। जिसके साथ एंगल है बेटा वो कंपोनेंट कोस थीटा है। दोनों कंपोनेंट परपेंडिकुलर होने चाहिए, एक कंडीशन, जिसके साथ एंगल है वो कोस थीटा होगा। इसका यूज करूँगा बेटा, देखना एक बार, एक लिखता हूँ बच्चों पहले, जिसके साथ थीटा है वो कंपोनेंट कोस थीटा। एक बात, कितना खतरनाक कंपोनेंट में इस बात से करूंगा बेटा, एक स्टेप तो ये करूंगा सर किसके साथ एंगल है, इस एक्स के साथ है तो कोस थीटा आ गया। दूसरा बच्चों बोथ कंपोनेंट विल बी परपेंडिकुलर, बोथ कंपोनेंट विल बी परपेंडिकुलर, बस। इसके अलावा हम अपने कोई यूज नहीं करना। देखो बच्चों मैं आपको अजीब अजीब से कंपोनेंट लेके दिखाता हूँ, जो आपने इसमें यूज भी किया होगा पहले भी, उसी फॉर्म में देखते हैं। हमने देखा एक बार अपने बहुत फेमस सा कंपोनेंट लेते हो बच्चों, सर ये एम है, ये आपका थीटा है, और नीचे की डायरेक्शन में आपके पास यहाँ एम जी ऐसे फोर्स लगती है, याद आपको, ऐसे भी जानते हैं एम जी साइन थीटा। तो मैं कैसे बनाता हूँ बच्चों, यदि ये थीटा है तो बेटा यदि ये थीटा है तो इसके कंपोनेंट बनेंगे सर, एक यदि ऐसा मैं लेता हूँ, एक मेरी मर्जी कहीं ले लूँ मैं, लेकिन मैं जानता हूँ मैं इस प्लेन पे ब्रेक करूँगा। जब फोर्स में आपको पढ़ाता हूँ तो मुझे एक अलोंग प्लेन चाहिए, एक परपेंडिकुलर टू प्लेन। देखो बेटा ये थीटा यदि है तो सर ये 90 है, 90 माइनस थीटा फिर से थीटा हो गया। पहले दोबारा एंगल देखो, ये थीटा है बच्चों, यहाँ आप मिलाओगे तो ये 90 और ये तो 90 माइनस थीटा है, ये 90 माइनस थीटा टोटल 90 दिया, वापस क्या हो जाएगा थीटा। जिसके साथ एंगल है सर एम जी, इसके साथ एंगल तो क्या बन जाएगा एम जी कोस थीटा। दूसरा कंपोनेंट सुना बेटा, दूसरा कंपोनेंट सर परपेंडिकुलर आपने बोला तो मुझे दो संभावनाएं नजर आती हैं, ये लाइन भी इसके परपेंडिकुलर और ये लाइन भी परपेंडिकुलर, सही है क्या। कौन सा वाला मैं लूँ, तो अंतिम पॉइंट फिर आ गया अपना रिजल्टेंट बीच में आएगा, रिजल्टेंट बीच में आएगा, सही है क्या। दोबारा देखा कैसे आएगा रिजल्टेंट, तो बोला सर दो ऑप्शन मुझे नजर आते हैं, ऊपर वाला लूँ कि नीचे वाला लूँ। बेटा ऊपर वाला आप लोगे तो रिजल्टेंट तो नीचे रहेगा, तो एक्चुअली ये क्या है आपका मतलब एम जी साइन थीटा। बस समझ में आई। दोबारा देखो बच्चों, अपने पास ये है आर वेक्टर, मैं इसे जानबूझ कंफ्यूज कर रहा हूँ बच्चों। आपको मैं बोला ऐसे और ऐसे बना के हमने लाइन बना दी यहाँ कि ये एंगल जो है ना 10 डिग्री है, बहुत शानदार कंसेप्ट है बच्चों। ये एंगल 10 डिग्री है, इसके कंपोनेंट आप बताओ। तो देखो मैं कैसे बनाऊंगा सर, एक देखो जिसके साथ एंगल है, किसके साथ एंगल, इसके साथ, तो ये आएगा सर आपका आर कोस 10 डिग्री, सही है बेटा। आपने बोला सर दोनों कंपोनेंट परपेंडिकुलर आएंगे, तो परपेंडिकुलर आने की दो संभावनाएं हमें नजर आती, सर ये वाली या ये वाली। सर ये वाली लाइन हो जाएगी क्या, नहीं, रिजल्टेंट बीच में होना चाहिए, रिजल्टेंट बीच में, तो ये आंसर आएगा आर साइन 10 डिग्री। अच्छा तो आपको देखना और बताता हूं कुछ बढ़िया। इसी पे
उसने बोला सर एक काम कर लो, सेम वही आपका आर वेक्टर है, और अब आप ब्रेक करो यहाँ, और यहाँ एंगल है आपका 30 डिग्री। अब आप ब्रेक करो, आपने ब्रेक किया, कैसे बनाओगे सर, ये आपका आर है तो जिसके साथ एंगल है आर कोस 30, सर जिसके साथ परपेंडिकुलर, तो दो ऑप्शन है, ऊपर वाला ये वाला लूंगी, ऊपर वाला लेके बेटा आर साइन 30 डिग्री। अच्छे से बात को सुनना बच्चों, अब मेन बात पे आ गया हूं बच्चों। यदि मेरे पास ये आर वेक्टर बेटा, इसके बहुत सारे एंगल हो सकते हैं। ये इस लाइन के साथ मान लो 30 है, मान लो बेटा इस लाइन के साथ 30 है, यहाँ 25 है, यहाँ 20 है, नीचे जाऊंगा तो 40 है। एक वेक्टर के अलग अलग लाइन के साथ बहुत सारे एंगल संभव है, बिल्कुल सही है। ये बात बोलना चाहता हूं बेटा, एक वेक्टर के इनफाइनाइट कंपोनेंट्स हो सकते हैं, किसी एक गिवन एंगल पे दो ही है। दोबारा सही बोला क्या मैंने? यदि मैंने 10 डिग्री बोला ना बेटा, एक प्लेन में आपका वेक्टर है 10 डिग्री वाला, दो कंपोनेंट हमने बनाए हैं सर, साइन और कोस 90 डिग्री ब्रेक करके। लेकिन आप ये नहीं बोलता मुझे कोई सर एक वेक्टर कितने कंपोनेंट, आप बोलोगे सर दो, मैक्सिमम 3D में 3, हम ऐसा लगता है हमें। लेकिन एक्चुअली बेटा वेक्टर के इनफाइनाइट कंपोनेंट हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन एंगल। जितना थीटा आप चेंज करोगे इतने कंपोनेंट बनते जाएंगे, सही है क्या? और दो एक महत्वपूर्ण बात बताता हूं बच्चों, मैं एक बात और समझा रहा आपको। यदि बेटा आपका ये वेक्टर ऐसे मेरे पास लाइन है बच्चों, है ना, ऐसा बोलता है इसको, ये ईस्ट से आपका 30 डिग्री में एक ऐसी लाइन है। अब मैं आपको समझा रहा हूं दो चीजों को। वेक्टर का लिखवाऊंगा बेटा नोट में, इंपॉर्टेंट है, आप सुन लेना। ऐसा वेक्टर है, ईस्ट आपका एक्स एक्सिस से 30 डिग्री एंगल पे है। तो मैं आपको दो रेफरेंस में बात समझाता हूं। एक रेफरेंस, सर यदि आप वेक्टर को ट्रांसलेट करते हो या वेक्टर को रोटेट करते हो तो वेक्टर पे क्या प्रभाव पड़ेगा, एक बात इस फॉर्म में समझाऊंगा। एक बच्चों, सर आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस को ट्रांसलेट करते हो या रोटेट करते हो तो वेक्टर पे कोई फर्क पड़ता कि नहीं पड़ता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलने का मतलब बेटा एक्स वाई जेड एक्सिस, जैसे अपना रूम इसकी मैं बात कर रहा हूं, तो आप अच्छे समझते हैं। सर ये एक ऐसा वेक्टर 30 डिग्री विद एक्स एक्सिस, बच्चों एक काम करो बेटा, इस वेक्टर को ट्रांसलेट करो। ट्रांसलेट का मतलब इसका ऐसे लेके जाओ, क्या वेक्टर की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड फर्क हुआ? मान लो बच्चों ये 5 मीटर 30 डिग्री, क्या इसकी बच्चों डायरेक्शन चेंज हुई? नहीं। क्या बच्चों आपका मैग्नीट्यूड चेंज हुआ? नहीं हुआ। तो बेटे वेक्टर को आप ट्रांसलेट से यहाँ से आप आपके पास ऐसे ले जाओ, और फिर भी तो वही है 5 मीटर एक्स एक्सिस का कितना 30 डिग्री। वेक्टर को आप ट्रांसलेट करते हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। दोबारा सुनो, सर वेक्टर को मैं रोटेट कर दूं तो, और ये पहले 30 बेटा कुछ घुमा दो, क्या वेक्टर चेंज हुआ? बिल्कुल चेंज हुआ। क्यों चेंज हुआ सर? डायरेक्शन चेंज हो गई। तो दोबारा एक इंपॉर्टेंट बात बोली, सर वेक्टर को आप ट्रांसलेट करते हो तो नो चेंज, वेक्टर को आप रोटेट करते हो तो इट विल चेंज। क्यों सर? मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हुआ बट डायरेक्शन चेंज होने का चेंज हो गया। आगे फिर सुनो, फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात कर रहा हूं बेटा मैं। बच्चे ये ऐसा ही है, ये वेक्टर आपका है फिक्स, फ्रेम ऑफ रेफरेंस को आप क्या करो बेटा? ट्रांसलेट कर दो। इस कमरे को खसका के आप आगे पीछे ले जाओ, क्या वेक्टर पे कोई फर्क पड़ गया क्या? और एक्स एक्सिस थोड़ा सा आगे चली गई तब मुझे क्या फर्क पड़ गया है? तब भी कुछ नहीं फर्क पड़ता, आगे है वहाँ तब भी मेरा एंगल तो वही है, पैरेलल से मैं ले लूँगा 30 डिग्री। फ्रेम ऑफ रेफरेंस को चाहे आप बच्चों ट्रांसलेट करो तब भी वेक्टर पे प्रभाव नहीं है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस को आप क्या करो बच्चों? रोटेट कर दो, तो क्या प्रभाव पड़ा? दोबारा सुनते हैं। आपने इस कमरे को घुमा दिया बच्चों, थोड़ा सा 20 डिग्री से घुमा दिया, रोटेट कर दिया है, क्या वेक्टर पे फर्क पड़ा? नहीं, वेक्टर वही का वही है, पुराने वाली एक्स एक्सिस है, वही एंगल भी है 30। लेकिन यदि मैं नए फ्रेम ऑफ रेफरेंस से कंपोनेंट लूंगा तो इट विल चेंज। क्यों सर? एक्स एक्सिस का एंगल चेंज हो गया है। दोनों बच्चे चारों बात कंबाइंड बता बच्चों। यदि आपने बच्चों वेक्टर को ट्रांसलेट किया नो चेंज, वेक्टर को रोटेट किया इट विल चेंज। फ्रेम ऑफ रेफरेंस को आपने बच्चों ट्रांसलेट किया नो चेंज, फ्रेम ऑफ रेफरेंस को रोटेट किया नो चेंज, बट वेक्टर कंपोनेंट विल चेंज। किसमें बच्चों? जब आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस रोटेट करता। सही है क्या? एक बार ये बनाओ, मैं दो एक लाइन उसमें लिखवाऊंगा बच्चे। यहां मैंने कुछ मेन बात बताने की कोशिश किया बेटा, वेक्टर कितने भी कंपोनेंट हो सकते हैं, 2 या 3 नहीं होते हैं। बच्चे को ऐसा लगता है वेक्टर कंपोनेंट प्लेन में 2 हैं और 3D में 3, ऐसा नहीं है। कितने भी कंपोनेंट आप बना सकते हो अलग अलग एंगल के लिए। 3 बातें आपको ध्यान देनी, आपका जिसके साथ थीटा और कोस थीटा है दोनों परपेंडिकुलर आएंगे और रिजल्टेंट बीच में होगा। पूरी मैकेनिक्स में बच्चों में इसी फॉर्म में आपको कंपोनेंट कराऊंगा। वेक्टर यदि बच्चों आपने किया, सिंपल लिखता हूँ, यदि आपने किया बच्चों ट्रांसलेट और यदि आपने किया बच्चों रोटेट, दो ही चीज पूछेगा बेटा, ट्रांसलेट या रोटेट, तो यहाँ आएगा वेक्टर चेंज और यहाँ आएगा बच्चों नो चेंज। यहाँ आएगा बच्चों नो चेंज, आपका रोटेशन किया था बच्चों चेंज। क्यों? क्योंकि सर डायरेक्शन चेंज होती इसलिए। ये आपका नोट नंबर 2 हो गया। नोट नंबर 3 आप लिखेंगे, ये बच्चों फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, वेक्टर
एफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, FOR लिख रहा बेटा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस ट्रांसलेट। बच्चों फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब बहुत बड़ी चीज नहीं है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब मैं XYZ एक्सिस बोलना चाहता हूँ, और रोटेट, दोनों में ही क्या आएगा, नो चेंज। बहुत बढ़िया सवाल है बच्चों ये। FOR बच्चों फ्रेम ऑफ रेफरेंस XYZ एक्सिस है ना, कहीं डर जाओ क्या पता नहीं। थर्ड वाले नीचे एक लाइन लिखवाऊंगा, बट component of vector will change, but component of vector will change due to rotation of FOR, but component of vector will change due to rotation of FOR। बच्चों x और y की बजाय नया x डैश y डैश आ जाएगा। तो जैसे बच्चों ऐसा था बेटा, सिंपल चीज बिल्कुल, अपने पास ये वेक्टर है 5 मीटर 30 डिग्री। बच्चों इसको आप यदि आप ट्रांसलेट करो कुछ नहीं फर्क पड़ता, लेकिन यदि बेटा आपने एक्सिस को पकड़ के ऐसे कर दिया, अब ये आपकी नई एक्स डैश है और ये नई वाई डैश है, तो एंगल 30 की वजह कुछ अलग हो जाएगा, इसलिए कंपोनेंट चेंज हो जाते हैं नए के। वेक्टर वही था जहाँ था आपका वैसे ही बना हुआ, हमने उसमें कोई चेंज नहीं किया है। बच्चों एक तरीका ये हुआ बच्चों, आपको जो डायरेक्शन देखने हमने बताया कि आप एंगल से देख लो। बच्चों कंपोनेंट भी मैंने आपको 2D में बताए, और बच्चों मैग्नीट्यूड भी अभी नहीं निकालना सिखाया, 3D में बताऊंगा और मैग्नीट्यूड निकालना। उसके पहले बच्चों आपको एक अलग तरीके से डायरेक्शन बताया जा सकता है। डिस्प्लेसमेंट इज, ऐसा आ गया बच्चों, मान लो 6 मीटर ड्यू नॉर्थ ईस्ट, आपके पास ऐसा आ गया बच्चों। सेकंड डिस्प्लेसमेंट जो है 8 मीटर ड्यू साउथ वेस्ट, ऐसे कुछ भी आपके पास लिख के आ जाता है। बच्चे यहां तक भी अपने को दिक्कत नहीं होती है, सुनते हैं ना अच्छे से बात को, यहां भी बच्चे को दिक्कत नहीं होती है। वो ये जानता है सर यदि ये आपका ईस्ट है, ये आपका वेस्ट, ये आपका नॉर्थ और साउथ, सर क्या लिखा हुआ है नॉर्थ ईस्ट, तो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में लाइन आ जाएगी 6 मीटर, और एंगल कितना आ जाएगा 45, क्योंकि बीच में है। यदि आप, मैंने बोला क्या बच्चों साउथ वेस्ट, साउथ और वेस्ट, सर यहाँ लाइन आ जाएगी बिल्कुल बीच में, कितनी है 8 मीटर, तो कितना एंगल बना सर, कहीं से बना लो 45 बना, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसको भी चेक करने में अपने को दिक्कत नहीं होती है। दिक्कत कहाँ से शुरू हो जाएगी बच्चों, दिक्कत ही आपकी यहाँ से शुरू हो जाती है जब मैं आपको बोल देता हूँ बच्चों कि S इज 6 मीटर ड्यू 30 डिग्री, से 6 मीटर 30 डिग्री नॉर्थ ईस्ट, ऐसा आपको आ गया कुछ कि डायरेक्शन जो है अब 30 डिग्री नॉर्थ ईस्ट है। सर एंगल कहाँ से लिया जाए, क्योंकि आपका आ गया नॉर्थ, ये आ गया ईस्ट, ये भी ठीक है 6 मीटर है। सर एंगल कहाँ से लिया जाए, 30 डिग्री क्या लिखा हुआ है बच्चों, जहाँ भी आपको लिखा बेटा नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट कुछ भी लिखा हुआ है, जो बाद में लिखा हुआ बेटा एंगल यहां से लेना है। एंगल यहां से लेना है, सही है क्या बच्चों, जो आपको बाद में लिखा बेटा उससे लेना। पढ़ा कैसे जाता है, इसको जो है ईस्ट से लिखा हुआ बच्चों, तो एंगल आपका ईस्ट से लिखा हुआ है, तो बच्चों ये आपका ईस्ट और ये आपका नॉर्थ, तो एंगल यहाँ 30 डिग्री बनेगा। बात समझ में आई, क्योंकि बेटा आपने गलती से नॉर्थ के साथ एंगल ले लिया तो कंपोनेंट ही आप गलत कर लोगे, आंसर ही गलत हो जाएगा। तो जो बाद में लिखा उसके साथ आपका एंगल लेना है। इसको बोला ऐसे जाता है बच्चों, इसको मैं पूरा लिख के दूंगा, ऐसे लिखूंगा डिस्प्लेसमेंट इज 6 मीटर 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, पूरा लिख के लिखता हूं बच्चों। ऐसा यदि लिखा इसका मतलब होता है बेटा नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ईस्ट से नॉर्थ की तरफ, इसलिए ईस्ट से लिया जाता है, ठीक है क्या, नॉर्थ ऑफ ईस्ट, इसलिए इस फॉर्म में लिया जाता है। दोबारा सुन लो, एक तरीका सिंपल नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट लिखा, कोई दिक्कत नहीं, बीच में है सर। यदि बच्चों आपको एंगल मेंशन करके आ गया 30 डिग्री नॉर्थ ईस्ट, तो आपको कहां से लेना बच्चों, पीछे वाले से लेना, सही है। एंगल लिखने का एक तरीका और भी है बच्चों, कई बार ऐसे आ जाता है, उसी चीज को फिर लिख रहा हूं मैं, 6 मीटर आपको आ गया नॉर्थ 30 ईस्ट, इस फॉर्म में लिखा होता, आपने वेक्टर में देखा होगा, तो इस फॉर्म में क्वेश्चन लिखा होता है बच्चों, वो डायरेक्शन ऐसे लिख दिया आपको, स्टार्टिंग से लेना है, स्टार्टिंग से आपको एंगल लेना है, ठीक है क्या। दो बातें क्लियर हुई बेटा, क्वेश्चन में कराऊंगा इनको सबको मैं। पहली बात नॉर्थ ईस्ट और ये सब लिखा, कोई दिक्कत नहीं, बीच में है। यदि बच्चों लिखा 30 डिग्री नॉर्थ वेस्ट साउथ वेस्ट, कुछ भी पीछे वाले से एंगल लेना है। यदि बच्चों उल्टी फॉर्म में लिखा आ गया है N30E या S40E, कुछ भी इस टाइप से लिखा हुआ है, तो बच्चों आपको पहले वाले से एंगल लेना, सही है क्या। अरे मैं यदि यहाँ बता के छोड़ दूंगा ना,
तो इसको भी तुम पक्का फिर ई से ही लोगे, क्योंकि मास्टर ने बोला था पीछे वाले से ले लो। सही है क्या? फिर तुम्हें ऐसा लगेगा सर ने यही बोला पीछे वाले से ले लो, इसलिए मैं अलग से बता बेटा। इस टाइप से बहुत रेयर सवाल में आता है, आएगा तो, लेकिन आपका कंपोनेंट गलत होकर सवाल गलत हो जाएगा। यदि इस फॉर्म में लिखा हो तो आपको आगे से लेना है, क्योंकि बच्चों मैं वेक्टर पढ़ा रहा हूँ, वेक्टर में मैंने आपको डायरेक्शन लेना सिखाया है, तो एक किस्म में यही आपको अलग अलग एस बना दूंगा, उन सबको आपको जोड़ना है। जोड़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबको ओरिजिन पे बना लेना, सबके कंपोनेंट लेना, अपने अपने नेट आंसर आ जाएगा घट के। सही है क्या? अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, इसको आप रिवीजन में कर लेना है ना, इसको रिवीजन में आप कर लेना। क्या सर नीट में सवाल ऐसा आ सकता है? नीट में जब भी क्वेश्चन ऐसा आएगा तो बेटा वो 2 या 3 ले लेगा, जितने मैं दे रहा 4-5 इतने नहीं आएंगे। वो मैं आपको जितने मैंने अलग अलग फॉर्म आपको बताया, उसका यूज़ करने के लिए मैं आपको इस फॉर्म में बता रहा हूँ, तो आप उसकी प्रैक्टिस कर लेना। देखो एक बार कैसा, जैसे S1 मैंने दिया बच्चों 10√2 मीटर नॉर्थ ईस्ट एक चीज़, S2 मैंने दिया बेटा 5 मीटर ड्यू साउथ, और बच्चों S3 हमने दिया वेक्टर बेटा डायरेक्शन के साथ, तो इसलिए मैं ये लगा। S3 हमने दिया बच्चों 10 चलो 15√3 आप लिखो इसको साउथ या 30 डिग्री साउथ वेस्ट, 30 डिग्री साउथ वेस्ट। S4 आप लिखो बच्चों, इसको आप लिखा 20√3, इसको लिखा हमने ईस्ट 60 साउथ। अब कैसे अलग अलग मैंने आपको बच्चों एस नेट निकालना है, ये नेट डिस्प्लेसमेंट कितना है बताना। देखो मैं बता दूं सवाल को बच्चों, सबसे पहले मैंने क्या किया बेटा, एक एक्स और वाई प्लेन हमने बना के, क्योंकि डायरेक्शन साउथ वाली फॉर्म में दिए तो हम उसी फॉर्म में लिख लेते हैं। ये आपको लिख दिया हमने ईस्ट, ये मैंने लिख दिया बच्चों आपका यहाँ नॉर्थ साउथ और वेस्ट, इस फॉर्म में हमने लिख लिया है। मैं 2 डायमेंशन की बात कर रहा हूँ इसलिए इस फॉर्म में लिखा। दोबारा देखो एक बार बेटा, पहला आपको जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 10√2 नॉर्थ ईस्ट के बिल्कुल बीचों बीच 10√2, और एंगल कितना आएगा बच्चों 45। यही के ये से कंपोनेंट निपटा देते हैं एक बार पहले के। बच्चों जानते हैं बेटा सर कंपोनेंट कैसा आता है सर, जिसके साथ एंगल है कोस, तो 10√2 कोस 45। सर दूसरा कंपोनेंट इस लाइन के परपेंडिकुलर आएगा, तो ऊपर भी आ सकता नीचे भी। सर ऊपर आएगा क्योंकि बीच में रिजल्टेंट होना चाहिए। सही है क्या? तो यहाँ आ जाएगा बच्चों आपका 10√2 साइन 45। कल हमने पढ़ी थी वैल्यू बच्चों, सर ये 10 1/√2 और लिख दिया सर 10 मीटर। यहाँ देखा था बच्चों सर 10√2 1/√2 मल्टीप्लाई किया, इसका भी आंसर आ गया बच्चों 10 मीटर। सही लिखा बच्चों, सिंप्लीफाई करके, इसलिए मैं पहले यहाँ S1 को इस फॉर्म में लिख देता हूँ। सर कैसा आ गया 10i कैप आ गया सर, और कैसा आ गया बच्चों 10j कैप। इस चीज़ को एक्चुअली मैंने ब्रेक करके इस फॉर्म में लिखा है। अब देखो बच्चों S2 को देखते हैं एक बार। S2 हमने लिखा, तो S2 वहाँ क्या लिखा हुआ बच्चों ड्यू साउथ, साउथ में कितना 5 मीटर, यहाँ बना दिया बच्चों मैंने 5 मीटर ड्यू साउथ। तो क्या लिखा जाएगा बच्चों इसको सर 5 - j कैप। बच्चों ये अलग अलग लिखने का मेरा फायदा है, अलग अलग लिखने की आदत में मेरा फायदा, थोड़ी देर में आप देखना, वरना आपको फिगर पे भी करा दूंगा मैं। जैसे आप 1 दिन 2 दिन प्रैक्टिस कर लोगे, आप फिगर पे कर भी पाओगे। सर यहाँ से 5 से 5 इसको काट दो, ऐसे ही बना पाओगे। मैं एस की फॉर्म में बना रहा हूँ, इसको बिल्कुल बिल्कुल लिटिल बच्चा भी सही सोल्व कर लेगा, नहीं भी काटना आएगा तब भी सोल्व सही करेगा। देखो कैसा S3 फिर देखा सर S3 हम बनाओ, S3 क्या लिखा बच्चों सर, ये बाद में वेस्ट लिखा है तो एंगल वेस्ट से बनेगा, और 10√3 है सर, वेस्ट से 30 डिग्री एंगल आपने बनाया और 10√3 बनाया। सही बना बेटा? कंपोनेंट कैसे लेते थे सर, जिसके साथ है यहाँ कंपोनेंट ले लिया, ये वाला कंपोनेंट आ गया 10√3 कोस 30, ऊपर या नीचे जाएगा तो नीचे आएगा, नीचे आएगा तो नीचे क्या जाएगा बेटा 10√3 साइन 30। सोल्व किया सर, ये 10√3 इंटू 1/2 आंसर आ गया बच्चों आपके पास 5√3। यहाँ देखेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा सर 10√3 ये है, और ये √3/2 कितना आ जाएगा मेरे ख्याल से 15। सही है क्या? सही। तो इसको बच्चों S3 को आप लिखना बेटा एक बार। S3 आ गया -15i कैप और -5√3j कैप। सही बात समझ में आई है बच्चों? फोर्थ वाले को और पकड़ते हैं सर। फोर्थ वाले को जब आपको लेना है तो ईस्ट ऑफ साउथ, सही है क्या? ईस्ट ऑफ साउथ सर, पहले वाले से एंगल बनेगा। सही है क्या?
अरे मैंने क्या बोला है, इसमें ऐसा लिखा तो लास्ट में एंगल बनेगा, इसमें कहां से बनेगा बेटा, पहले वाले से। ईस्ट से 60 डिग्री लेना है सर, ये ईस्ट और ये साउथ, ईस्ट से 60 डिग्री आपको लेना है। कितनी वैल्यू है बच्चों इसकी, 20√3। ब्रेक करना बेटा यहाँ सर, 20√3 आ जाएगा आपका cos 60। मेरे ख्याल से cos 60 बने 1/2 10√3। सही है बेटा। एक नीचे ब्रेक करना इसको सर, 20√3 sin 60। सोल्व करेंगे 20√3 इंटू √3/2 आ जाएगा 30। आपका आंसर क्या आ गया बच्चों S4 का सर, S4 जो आएगा आई कैप में कितना आया है, 10√3 आई कैप, और ये कितना बेटा -30। बेटा सबको जोड़ लेना, सबको जोड़ेंगे तो नेट वैल्यू अपने आप आ जाएगी। डायरेक्शन भी पूछेगा तो अपने आप आपके पॉइंट मिल जाएगा, जैसे पॉइंट आ जाएगा 10,20 दोनों पॉजिटिव, पॉइंट मार्क करेंगे अपने आप डायरेक्शन भी आ जाएगी। सही है क्या, बनाओ शाबाश। दोबारा देखो S2 ये साउथ में है, साउथ की डायरेक्शन कहाँ है बेटा, नीचे। नीचे कैसी होती है, जे कैप का उल्टा तो -1 है, सही नहीं है क्या। अरे बच्चे इतना लंबा सवाल नहीं आता था, कोई 2 जुड़वा लेगा आपसे वो बड़ी बात है, वो आप कैसे बनानी बस सीधा ही कट हो जाएगा, लेकिन आपको बताने लॉजिक यहाँ था, जितनी मैंने डायरेक्शन आपको बताई उसका पेपर पे एक जगह बना पाओ। बनाओ शाबाश। इस सवाल को और यहाँ तक सही आपको लिखना है, कंपोनेंट तो आप बाद में जाके भी सही बिठा लोगे, अब भी कर लो। ये क्वेश्चन का मुख्य कारण क्या था, आपको पहले वाले नॉर्थ ईस्ट और इस फॉर्म से इस फॉर्म में बनाना आ जाए, इस फॉर्म से इस फॉर्म में ये आ गया, तब क्या तो जोड़ करना है बेटा। अब आपको मेरे ख्याल से इतनी चीज आपको पता नहीं चाहिए, वेक्टर के अलग अलग नाम पता होने चाहिए बच्चों, कंपोनेंट लेने में आप कंफर्टेबल होना चाहिए, हमें 2D ही कंपोनेंट का पता होना चाहिए। अभी मैं आपको 3D भी लिखवा दूंगा एक बार, आसान चीज है। 2D जिस बच्चे ने एक लाइन याद कर लिया ना सर, कंपोनेंट जिसके साथ एंगल उसका कोस थीटा, उससे अपना काम बन जाएगा। अब बच्चों मैं आपको समझाता हूँ वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है, या यूनिट वेक्टर में सिर्फ लिखवाया था आपको, इसके यूनिट आपका वैल्यू 1 होती है। बच्चों मैं आपको वेक्टर इन 3D लिखाता हूँ, या ऐसे लिखता हूँ कंपोनेंट इन 3 डायमेंशन। 3D में आपको कैसे, अब अच्छे सुनना बेटा एक बार, मतलब उसी बात पे आप आड़े रहेंगे सर, जिसके साथ एंगल है उसका कोस थीटा, बात खत्म, जिसका थीटा वो कोस थीटा, उससे आंसर आ जाएगा। बच्चों एक 3 डायमेंशनल फिगर में बनाता हूँ, और 3D जैसे अपना रूम है ऐसा कुछ हमने फिगर बनाया। यहाँ आपका ओरिजिन है बेटा, ओरिजिन से ऐसा कुछ वेक्टर दिया आर, बच्चों आर का एक्स से जो है अल्फा एंगल है बेटा, वाई से बच्चों आपका ये वाई एक्सिस है बेटा, और यहाँ आपका जेड है, बोलना नहीं बेटा, ये बीटा है, और बच्चों यहाँ जेड एक्सिस से मान लो इसका एंगल आपका गामा। बच्चों मैंने क्या किया, पहले आपको मैंने बोला थीटा ले लो, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। अब तीनों एक्सिस से एंगल दे दिया, ये एक तरीके से ऐसा बोलने की बात है, जैसे पहले मेरा ऐसा एंगल था ये 30 डिग्री एक्स से, तो वाई से अपने आप कितना 60 था, तो उसको मैं ऐसे भी बोल सकता था, जिसके साथ एंगल उसका कोस थीटा ले लो सर, ये 5 कोस 30, ये 5 कोस 60, तब भी सही था। उस फॉर्म में मुझे यूज नहीं करना, इसलिए मैंने आपको साइन कोस की फॉर्म में बताया है बेटा। 3D में जब कंपोनेंट लेते हैं ऐसा कुछ है कि ऐसा कुछ वेक्टर 3 डायमेंशन में है, ये एक्स एक्सिस देखो 3D का ऐसा एंगल बनता है, एक्स से 30 है, वाई से 60 है सर, जेड से कुछ अलग एंगल है, आपका अलग अलग एंगल बना हुआ है। तो यदि यहाँ पे आप वेक्टर को बनाओगे तो वेक्टर कैसा लिखा जाएगा सर, जिसके साथ एंगल तो कोस अल्फा आई कैप सर, अब एंगल बीटा है तो आपका कोस बीटा जे कैप, फिर एंगल आपका गामा तो क्या आ जाएगा बेटा, आर कोस गामा के कैप। बात समझ में आई। फिर डेंजरस सवाल सुनो सर, यदि आपका प्लेन में एंगल, अच्छी बात सुनना बेटा, यदि आपका एक प्लेन में ऐसे मैंने बनाया था, जैसे पहले बनाया था एक्स और वाई प्लेन है, एक्स और वाई प्लेन, तो इन दो एंगल का सम कितना हो सकता था 90 सर, एक 30 एक 60 ऑटोमेटिक है। बच्चों यदि मैं 3 डायमेंशन में बना दिया जैसे ये बना हुआ है, फिर एंगल का सम कितना हो सकता है 360, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना होना चाहिए 360, क्योंकि पूरा का पूरा सर्कल आ गया बेटा, वहां 2D था, तो एक्चुअली अब यही मैंने बनाया, ये अलग अलग एंगल दिया हो तो बच्चों उसको ऐसा लिखा जाता है। बच्चों मेन बात पे और आ गया, यदि कोई वेक्टर ऐसा लिखा हुआ है, ए वेक्टर ऐसा लिखा हुआ है आई कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, यदि बेटा आपको वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैग्नीट्यूड निकालने का एक ही तरीका बेटा, मैग्नीट्यूड निकालना तो आप मोड लगा दो, मॉडुलस लिख दो ऐसा, ये 2 लाइन लगाने का मतलब होता है मोड, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू आप लेते हो। बच्चों मैग्नीट्यूड का एक्चुअली मतलब होता है लेंथ ऑफ वेक्टर, लेंथ ऑफ वेक्टर, वेक्टर की लंबाई क्या हुआ आपको देखनी है, तो इसका एक ही तरीका बच्चों सर, आई वाले अंडर द रूट, आई वाले का स्क्वायर, बच्चों ये लैंग्वेज यूज करो मैं बार बार, जे वाले का स्क्वायर प्लस
के वाले का स्क्वायर, अपने आप आंसर आ जाएगा सर। ये आ गया 4 9 16 अंडर रूट 29। बात समझ में आई क्या बच्चों? मैं इसका बोलता बेटा आप आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड बनाओ, तो हम आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे बनाता सर? अंडर रूट, देखना बात को सर, आई वाले का स्क्वायर आर कोस अल्फा, सर जे वाले का स्क्वायर आर कोस बीटा, और के वाले का स्क्वायर तो आर कोस गामा। किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड यदि आपको बनाना पड़ेगा बेटा, इसका मतलब आई जे के लिखना सीख लिया? हाँ सीख लिया। आई जे के सामने से उसका होल स्क्वायर आप कर लो, अंडर द रूट, अपने आप आंसर आएगा। सही, एक तरीका ये आपका बन गया है। एक बेटा नया वर्ड यहाँ लेंगे, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर अब तक सिर्फ आप ये जानते हैं यूनिट वेक्टर का मतलब मैग्नीट्यूड 1 होता है। वो कैसे निकाला जाता है, किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैसे निकाला जाएगा, उस फॉर्मूले का उपयोग मैं क्वेश्चन में करके आपको डायरेक्ट दिखाता हूँ। डबल स्टार पीएमटी कर लो बच्चों, इसको आपको रिवाइज करना हमेशा पेपर से पहले भी। ए वेक्टर आर इज गिवन एज, ए वेक्टर आर इज गिवन एज 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 12k कैप। फाइंड आउट मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर, comma, find out magnitude of this vector, comma, unit vector along r, r के ऊपर बच्चों आप एरो लगा देना वेक्टर है, comma unit vector along r and direction cosines, ऐसे लिखा जाएगा बच्चों कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइंस फॉर दिस वेक्टर। बच्चों ये क्वेश्चन आपको रिवीजन में कराने का एक लॉजिक है। जितनी सी चीज़ें हमने सीखी बेटा उसको मैं एक बार बना के दिखाता हूँ। सवाल देख के आपको ये पता चलना चाहिए सर ये एक 3D वेक्टर है क्या सर, इसका अलग फॉर्मूला तो नहीं, सबका एक ही फॉर्मूला है। बच्चों यदि मैं इसका मैग्नीट्यूड बनाऊंगा तो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला भी ऐसे लगाने का मतलब मैग्नीट्यूड सर अंडर द रूट सर आई वाले का स्क्वायर प्लस जे वाले का स्क्वायर प्लस के वाले का स्क्वायर। आंसर आएगा बेटा 9 प्लस 16 प्लस 144 अंडर रूट 169 दैट इज इक्वल टू 13। सर इसका मैग्नीट्यूड तो 13 है। एक तरीका ये हो गया। मैं बोलता हूँ यूनिट वेक्टर, किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर आपको बनाना कैसे बनाया जाता है बच्चों? किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर, पहली बात तो सर यूनिट वेक्टर का नोटेशन है ऊपर आप कैप लगा दो, आई कैप जे कैप, याद है बच्चों आपको? ऊपर कैप लगाने का मतलब यदि मैंने ऐसे आर के ऊपर कैप लगाई ना तो ऑटोमेटिकली ये एक वेक्टर है और इसका मैग्नीट्यूड 1 है, इसकी डायरेक्शन है। सर डायरेक्शन कौन सी है बेटा? यदि मैंने आर के ऊपर कैप लगाई तो इसकी डायरेक्शन सेम आर वाली ही है, बस मैग्नीट्यूड 1 हो गया है। आर का मैग्नीट्यूड कितना बेटा? 3। सो यदि फर्क देखा जाए, सॉरी 13, यदि फर्क देखा जाए, मान लो बेटा आर वेक्टर ऐसा था, आर वेक्टर ऐसा था, सो आर डैश कैसा दिखा ग्राफ पे सर? ये टोटल लेंथ कितनी है आपकी? 13, तो आर की लेंथ आएगी 1, लेकिन डायरेक्शन सेम इसी लाइन के ऊपर है। बात समझे? तो यूनिट वेक्टर है तो आर वाली डायरेक्शन में ही, ये काम भी इसका डायरेक्शन बताना ही है, लेकिन वैल्यू 1 है। तो वैल्यू 1 करने का मतलब क्या है सर? एक काम कर लो, जिसका भी यूनिट वेक्टर बनाना है वेक्टर डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड कर दो, और जिसका भी आपको जिसका यूनिट वेक्टर बनाना है वेक्टर डिवाइड बाई यूनिट। कैसे पता चला बच्चों? आपकी डायरेक्शन यही रखनी है, वेक्टर क्या? 13 डिवाइड बाई 13 कर दो, 1 अपने आप हो गया। डायरेक्शन तो उसकी सही है ही वही, तो आंसर आ जाएगा बेटा 1/13 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस आपका 12k कैप। सही है क्या बच्चों? आज के बाद जब भी आपको किसी का भी यूनिट वेक्टर निकालना है 3i कैप 4j कैप 12k कैप। बच्चों मैग्नीट्यूड आपको अभी निकालना सीखा बेटा, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर अंडर द रूट, तो ये आ जाएगा बेटा 9 16 144 अंडर रूट लेंगे तो बेटा 169 और आंसर आ गया 13। बच्चों अभी आपको समझाया बेटा यूनिट वेक्टर लगाने का मतलब कैप लगा दो, जिसका बनाना वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड आप कर दो बच्चों, आंसर आ जाएगा बेटा 1/13 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 12k कैप। आगे सुनो बच्चों जैसे मुझे बच्चे ने ऐसे बोला सर देखो आपने ऐसे बनाया था आर वेक्टर 3D में, अल्फा एंगल x के साथ है, बीटा एंगल आपका y के साथ है और गामा आपका z के साथ है। क्या ऐसे सवाल देख के आप बता सकते हो सर उस अल्फा बीटा गामा की वैल्यू क्या है? जो वैल्यू निकालते हैं बेटा उस कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा, उसको डायरेक्शन कोसाइन बोला जाता है। बच्चों कोस अल्फा का फॉर्मूला होता है आपका आर एक्स डिवाइड बाई आर वेक्टर। आर एक्स का मतलब क्या हुआ बच्चों? एक्स कंपोनेंट डिवाइड बाई आर। कैसे पता चला? अरे आप दोबारा याद करो, जब भी हमने कंपोनेंट लिए थे ना बच्चों, ये 6 था और ये 30 था, तो आपने बताया 6 कोस 30। तो अब यदि मैं बोलता हूँ एंगल निकालो 30, कैसे निकालते आप सर? कोस थीटा इक्वल टू
एक्स वाला कंपोनेंट डिवाइड बाई वेक्टर 6 cos 30 डिवाइड बाई 6, देखो अपने आप आंसर आ गया। सही है क्या बच्चों? किसी का भी एंगल निकालना है, किसी का भी एंगल निकालना है, मतलब वो वाला कंपोनेंट आप ले लो बेटा, वो वाला कंपोनेंट लोगे तो आ जाएगा अपने आप। जैसे बच्चों मुझे कोस बीटा बनाना होता, कोस बीटा में क्या बनाता सर? वाई के साथ है तो आर वाई डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड। अरे कोस अल्फा बीटा की क्या है? सिंपल वैल्यू तो है 1/2 √3/2 वैल्यू ही तो है। यदि बच्चों आप कोस गामा बताते बेटा, कोस गामा क्या आ जाएगा सर? जेड डायरेक्शन में डिवाइड बाई आर। अब मेरे ख्याल से ये वैल्यू आप जानते हो, मैग्नीट्यूड तो आर एक्स आर वाई और आर जेड तो सामने लिखा हुआ है सर। 3 डिवाइड बाई 13, 4 डिवाइड बाई 13, 12 डिवाइड बाई 13। सही लिखा क्या सर? क्रॉस चेक कर लूं। अरे कोस थीटा विल नॉट बी ग्रेटर देन 1, सही बोला क्या? कोस थीटा की वैल्यू एक्स से ज्यादा नहीं हो सकती। क्या एक्स से ज्यादा कोई वैल्यू है? नहीं। सही लिखा शायद। सही है क्या बच्चों? बेटा आपका डायरेक्शन कोसाइन से निकालना है, कोस अल्फा बीटा गामा ऐसे आता है। मैग्नीट्यूड निकालना बिल्कुल सिंपल है, बता दिया था। किसी भी वेक्टर का आपको यदि यूनिट वेक्टर बना तो वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड करो, आप आंसर आएगा। स्टैंडर्ड रिजल्ट आ जाता है बच्चों यहाँ सर, कोस अल्फा स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बीटा और प्लस कोस स्क्वायर गामा, इसकी वैल्यू 1 होती है। कैसे पता चला? पुट करके देख लो, कोस की वैल्यू यहाँ पुट कर लो, आंसर आ जाएगा भाई। ना बेटा एक्स कंपोनेंट स्केलर वैल्यू 3 लिया, आर भी नीचे में मैग्नीट्यूड लिया, ऊपर आर एक्स भी एक मैग्नीट्यूड है, नीचे आर का भी हमने मैग्नीट्यूड ही लिया है। बच्चों मैं आपको वेक्टर एडिशन स्टार्ट कर रहा हूँ। वेक्टर एडिशन 2 तरीके से पढ़ा जाता। आज एक वाला मैं अच्छे से आपको पढ़ाता हूँ, 15-20 मिनट लूंगा, उसी में आप अच्छे से सुनना। बच्चों आज मैं आपको फिगर बेस्ड क्वेश्चन करने सिखाऊंगा। वेक्टर एडिशन करना है, फिगर बेस्ड क्वेश्चन कैसे सोल्व किए जाते हैं। नाम उसका लिखवा दो बेटा, मैं ट्राइंगल लो, लेकिन मैं उसमें हेक्सागन भी जोड़ दूँ, सब कुछ जोड़ सकता हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता नाम से। फिलहाल मेरा मोटो आपको, मैं फिगर बेस्ड यदि जोड़ना है तो कैसे जोड़ा जाता है वो दिखाएंगे। एक दूसरा है पैरेललोग्राम, सिंपल जोड़ना आ जाए बिना फिगर, यदि वेक्टर का एडिशन करना है दूसरे तरीके से होता है। देखो आप टॉपिक का नाम डालो बच्चों, कैपिटल ए आ गया, अब अपना वेक्टर एडिशन, आपका टॉपिक आ गया बच्चों कैपिटल ए जो है वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन का बच्चों नंबर 1 हम पढ़ रहे हैं बेटा, ट्राइंगल लो, ट्राइंगल लो ऑफ वेक्टर एडिशन। बच्चों एक्चुअली इसका मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता नाम क्या है, मुझे फर्क पड़ता सवाल करने से। फिगर बेस्ड क्वेश्चन करूंगा बच्चों में, कैसा भी डेंजरस सवाल आ जाए बस मुझे फिगर दिखाई दे जाए, सवाल इसी से करेंगे। नाम ट्राइंगल हो बच्चों, मैं फिगर बेस्ड क्वेश्चन करता हूं बच्चों। इसका लॉजिकल मैं एक लाइन में पहले आपको समझाता हूं, फिर लिखवाऊंगा, फिर आपस क्वेश्चन करते रहेंगे। ट्राइंगल ने बोला बेटा, यदि अपने पास ऐसा वेक्टर है वेक्टर ए, ऐसा वेक्टर है बच्चों कुछ भी वेक्टर बी, तो जो तीसरा वेक्टर यदि अपोजिट डायरेक्शन में है तो सी वेक्टर कैसा लिखा जा सकता है? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। दोबारा सुनो बच्चों जब दो वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर ये ऐसा लगा हुआ बच्चों, ए का जो है, अच्छा चलो एक बात और बता देता हूँ आपको पहले बच्चों, हेड और टेल आप जानते हो? फिर भी बताऊंगा बच्चों। हेड आपका कैसा होगा? जहां एरो बना हुआ हेड है बेटा, जहां इसका पूछ है वो पूछ टेल है, सही है। मैं ऐसा बोलना चाहता हूँ बच्चों, इसका आपका हेड से यदि बी की टेल जुड़ी है, ऐसे कंटिन्यू सीरीज में चलते रहते हैं, तो जो एक अपोजिट डायरेक्शन में वेक्टर इन दोनों को ज्वाइन करेगा ऐसा कर देगा सर। रिजल्टेंट कौन सी चीज है? रिजल्टेंट वो चीज है, रिजल्टेंट की टेल फर्स्ट वेक्टर की टेल से जुड़ेगी, रिजल्टेंट की टेल फर्स्ट वेक्टर की टेल से जुड़ेगी, रिजल्टेंट का हेड लास्ट वेक्टर के हेड से जुड़ेगा। सर मतलब समझाओ, मतलब एक सवाल की फॉर्म में अभी यही समझा देता हूं बच्चों। वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, बच्चों इन सब का यदि रिजल्टेंट मुझे बनाना हो ना, कि जो इन सब का जोड़ 1 के बराबर आए, तो मैं क्या करूँगा? रिजल्टेंट ऐसा बनेगा सर, पहले वाले की टेल से स्टार्ट करके लास्ट वाले के हेड पे चले जाओ, तो आर क्या होगा इसमें? आर इसके बराबर हो जाएगा सर ए प्लस बी प्लस सी। बात समझ में आई है? इसको भी चलो मैं आर ही लिख देता हूँ, आर की फॉर्म में लिख लेंगे। तो बच्चों आपका रिजल्टेंट जो भी आता है ट्राइंगल बेस में, फिगर बेस क्वेश्चन में, रिजल्टेंट ऐसा बनेगा, रिजल्टेंट की टेल विल ज्वाइन विद द टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर एंड रिजल्टेंट का हेड किससे ज्वाइन करेगा बेटा? हेड ऑफ लास्ट वेक्टर। थोड़ी देर में इसको और जनरलाइज कर दूंगा, ऐसे ही डेफिनेशन के लिए ऐसा बोल रहा हूँ। एक लाइन में आप लिखो, रिजल्टेंट अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल लॉ इज गिवन एज, रिजल्टेंट अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल लॉ इज गिवन एज टेल ऑफ रिजल्टेंट। आप आर वेक्टर लिखना बेटा, टेल ऑफ रिजल्टेंट will join with
टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर resultant according to triangle law is given as tail of resultant will join with tail of first vector and head of resultant r vector लिखना पड़ेगा resultant किसी के and head of resultant vector will join with head of last vector बच्चों एक डायग्राम आप बनाओ बेटा। ऐसे मैंने डेफिनेशन के लिए आपको बता दिया ऐसे तो कि बेटा आप देख लेना 1 2 3 है जो है आपका अपोजिट डायरेक्शन में वेक्टर होगा जिसकी टेल और लास्ट की हेड मिली वो रिजल्टेंट होता है। अब देखो मैं थोड़ा सा ऐसे घुमाऊंगा इसको, अब दिमाग में ये मत बैठा लेना सर आर का मतलब रिजल्टेंट। देखो थोड़ा सा यही चेंज करके दिखा देता हूँ। यदि हमने बोल दिया बच्चों ऐसा कुछ है, हमने बोल दिया सर ये आपका वेक्टर ए और यहाँ लिखा बच्चों वेक्टर बी और यहाँ लिख दिया बच्चों हमने ऐसा वेक्टर आर। इसमें मैं आपसे पूछता हूँ बेटा देखना कौन सा सही है, ए प्लस बी इक्वल टू आर। आपसे पूछ लिया बच्चों मैंने बी प्लस आर इक्वल टू ए वेक्टर। आपसे पूछ लिया बच्चों मैंने ए वेक्टर प्लस आर वेक्टर इक्वल टू ए आपका बी। ऐसे आपसे सवाल पूछ लिया बच्चों मैंने, कौन सा सही आप देखना उसको देख के लास्ट वाले को। आप उसमें बच्चों ऐसे ऐसे आर से कंफ्यूज मत होना, आर हमारा रिजल्टेंट होगा ऐसा नहीं बोला मैंने। आप तो देख लो किसका कंडीशन क्वालिफाई कर रहा है। कंडीशन कैसे क्वालिफाई आगे देखो सर बी और आर ऐसे सीरीज में है और जो ये है ना सर ए इसकी टेल यहाँ जुड़ी और हेड यहाँ अपोजिट डायरेक्शन में कौन सा है ए। तो क्या होगा बच्चों ए किसके बराबर होगा बी प्लस आर। इसको और सरल कर रहा हूँ बात को मैं, अभी टेल हेड वाली कहानी सुना दी मैंने, अब इसको और सरल कर रहा हूँ काम को। आप कैसे देख अब सुन लो अच्छे से, अरे आपको टेल हेड दोबारा नहीं मिलाना, आपको और सरल किया मैंने। बच्चों एक काम करना आप देख लेना बेटा कितने क्लॉकवाइज लिखे हुए हैं कितने एंटी क्लॉकवाइज हैं। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज को एक तरफ क्लॉकवाइज एक तरफ एंटी क्लॉकवाइज आंसर आएगा। बात सुनो क्या बोल रहा हूँ मैंने, क्या बोला सर रोटेशन देखो क्लॉकवाइज इस वेक्टर का ये ऐसा, इस वेक्टर का ए और बी का कैसा ऐसा, एंटी क्लॉकवाइज ए और बी को एक तरफ रख दो, आर कैसे उल्टा तो आर इज इक्वल टू ए प्लस बी। दोबारा देखो बेटा ए बी सी एंटी क्लॉकवाइज ए प्लस बी प्लस सी, आर कैसा उल्टा इक्वल टू आर। यहाँ देखना अब यही बात सर ए ना आगे नहीं जा पाए, ए आगे नहीं जा पाए, लेकिन यहाँ देखो बी आर बी प्लस आर एक तरफ और ए एक तरफ, सही है क्या। टेल भी नहीं देखना। अब कितना खतरनाक सवाल होगा बच्चों में इस लाइन से ऐसे ही कर दूंगा, बना लो एक बार। डेंजर से सवाल मैं उससे बना के दिखाता हूँ आपको। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज को बराबर करेंगे आंसर आएगा। बच्चों से एक बार बात सुनना बेटा, उसका यूज करके हम देखते हैं। ये वाला मैं करता हूँ, अब आपकी और दुविधाएं दूर करता हूँ। सर ये सुंदर सी फिगर होनी जरूरी है, कैसे ट्राइंगल हो, मतलब बच्चे के माइंड में ऐसा रहता है सर ये राइट एंगल होना जरूरी है, ऐसी ट्राइंगल ये ऐसी। मैं गंदी सी शक्ल बना दिखाता हूँ। ऐसे मैंने बना दिया ए, ऐसे में एरो साफ लगाना बस, ऐसे मैंने बना दिया कुछ बी लो बच्चों, ऐसे सी, ऐसे मैंने बना दिया बच्चों डी, और ऐसे मैंने बना दिया ई। अलग 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 ऐसे वेक्टर मैंने बना दिए। आपसे कुछ किसी ने पूछा आप तो ये बताओ ए प्लस बी माइनस ई की वैल्यू क्या है। सवाल ऐसे भी पूछते हैं बच्चों, ऑप्शन में अलग लगा देते हैं ए प्लस बी माइनस ई इक्वल टू दिस अलग अलग ऑप्शन। डेंजर सवाल लगता है सर, सवाल को सोल्व कैसे किया जाए, जबकि देखो मैं कितने सरलता से बनाता हूँ। बेटा आप तो ये देखो किसकी रोटेशन किस टाइप से है, एक तरफ यहाँ लिखो इक्वल का साइन कर दो, एक तरफ कुछ यहाँ कुछ यहाँ। कैसे देखो सर ए का देखना एक बार, ए का रोटेशन ऐसे ये ऐसे घुमाएगा ना, ए उल्टा आ गया सर, फिर डी भी ए बी डी, ए बी सर सी तो उल्टा गया छोड़ दो, ए बी और डी एक तरफ है, ए बी और डी एक तरफ है। बात समझ में आई है। दोबारा देखो बेटा ई सर इस साइड चला मैं ई सर ये तो उल्टा गया छोड़ दो, ई ये उल्टा छोड़ दो, लेकिन ये वापस आ गया। सी और ई कहाँ आएगा एक तरफ, ये आपको जोड़ना लिखना है जैसे मैंने लिखा है, ये लिखना है कैसे लिखा है मैंने। दोबारा देख लो ए पे ऐसे चला सर ये सेम है, बी भी सेम है, लिख दो ए प्लस बी, सी छोड़ दो सर उल्टा है, ई फिर सेम है ए प्लस बी प्लस आपका डी। ई चेक करना सर ई ऐसे चला सर ये तो उल्टा आ गया छोड़ दो, ई और ये सी एक में, ई प्लस सी एक में। अच्छे से बात को सुना कर, आराम से पहले सुनना। ए की डायरेक्शन ऐसी, बी की ऐसी, चलता रहा ए प्लस बी, सी उल्टा गया छोड़ दो, ए प्लस बी छोड़ दो, डी फिर यही आ गया ए प्लस बी प्लस डी। सही है बेटा। उल्टा देखो सर ये ई वेक्टर ये उल्टा गया छोड़ दो, ये सी फिर है ई प्लस सी। जो चाहिए वो बना लो। क्या चाहिए आपको ए प्लस आपका बी माइनस ई उस साइड से आ गया बेटा, तो यहाँ क्या जाएगा सी। तो बात समझ में आती है। डेंजर सवाल है, सीधा देखो ना इसको मैं। देखो एक बार आपको यदि डायरेक्शन लेनी आ गई ना बेटा, फिर ये एक स्टेप में हो जाता है।
क्लॉक एंटी क्लॉक कर दो या डायरेक्शन सेम अपोजिट अलग अलग कर दो, अपने आप आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन आप लोग बनाओगे, सिंगल स्टार भी है, ऊपर वाला आप कॉपी करोगे या आप बनाओगे ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर। ये P, ये Q और ये R, ऐसा लिखा हुआ बेटे आर क्यू इज इक्वल टू पी क्यू, ये कंडीशन दिया हुआ है। आपको ए बी और सी का रिलेशन निकालना है। ऐसे लिखना फाइंड आउट रिलेशन बिटवीन ए बी एंड सी। सर आराम सोचो, मैं आपको हिंट देता हूँ, ये पहले वाला कॉपी कर लो, फिर हिंट देता हूँ आपको। कुछ इसके लिए सोचना है, इस ट्राइंगल के लिए, कुछ ऊपर वाले के लिए, एक के लिए, दो के लिए सोचोगे आंसर आएगा, वो रिलेशन का यूज होगा। क्वेश्चन में लिख लेना फाइंड आउट रिलेशन बिटवीन ए बी एंड सी। इसकी डायरेक्शन क्यू आर कर लो, वो माइनस हो जाएगा, मतलब हो तो सिर्फ जाएगा, उसमें माइनस तुम्हें लेना पड़ जाएगा, वो मैंने भी बता रखा है, इसलिए ऐसा कर रहा हूं मैं। वो आर क्यू इक्वल टू माइनस क्यू आर, कोई बड़ी बात नहीं हो तो रिप्लेस हो जाता है इससे, लेकिन उस फॉर्म में आपको याद नहीं, इस फॉर्म में कर लो। इक्वेशन नंबर 1 को रीराइट करना, ऐसे बन जाएगी ए वेक्टर 2 क्यू आर वेक्टर इक्वल टू वेक्टर बी। आप बट एक काम करो, यहाँ फिर इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई बाई 2 करो, क्यों? ताकि 2 क्यू आर आ जाए। बी वेक्टर 2 क्यू आर वेक्टर और 2 सी वेक्टर। अब आपको करना आता काम शायद आगे, सर ये माइनस 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 ए माइनस 2b और b माइनस 2c, रिलेशन बना लो। सर ये इस साइड चला जाएगा 2a प्लस 2c, और जिस फॉर्म में भी रीअरेंज किया ऑप्शन में दिख जाएगा, है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ये एक रिलेशन गिवन है बेटा, ये ऐसा क्यों देना पड़ रहा मुझे? आराम से बेटे बोलो ना, ये मुझे क्यों देना पड़ रहा है? जब मैंने इक्वेशन नंबर 1 और 2 बनाई ना, मैं चाहता हूँ ए बी और सी बचे, तो मेरी लॉजिक ये बनता सर ये वाली चीज और ये वाली चीज हट जाए, हट जाते एक दूसरे रिलेट होना चाहिए, इसलिए वो रिलेशन हमने देना पड़ता है वहाँ। बच्चों ये अपने वेक्टर एडिशन में पहली चीज पढ़ी है बेटा, जो ट्राइंगल आपने पढ़ा नंबर 2 आप लिख लो, उसमें कैपिटल ए आपका टॉपिक चला रखा हमने वेक्टर एडिशन, उसमें पहला आपने पढ़ा है ट्राइंगल, नंबर 2 आप लिखो बच्चों। बच्चों फिगर बेस्ड क्वेश्चन आपको ऐसा ही करना, चाहे ट्राइंगल का हो किसी भी चीज का हो बच्चों, इसी से बनेगा आपका। वो हेड वेट वाली बात एक बार लिखवा दी, एक्चुअली आपको करना क्या है, एक्चुअली आपको देखना सेम सेंस अपोजिट सेंस आपको अलग अलग करना है बच्चों। पैरेललोग्राम लो कैसे बनता हो देखो एक बार, आपको ऐसा दिया रहता है, मतलब उसकी जरूरत कहाँ पड़ गई है, मुझे इसकी दूसरी चीज की रिक्वायरमेंट कहाँ आ गई है। आपको दिया रहता है सर ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, और इनके बीच में एंगल थीटा को जोड़ो। जैसे मतलब से कंपोनेंट कर रहा था, जैसे मैं कंपोनेंट आपको बना रहा था ना कि सर यहाँ जो 6 मीटर है 30 डिग्री पे है, और मान लो ये आपका 10 मीटर है, इनको भी मैं जोड़ूंगा कैसे? फिगर बेस तो कुछ है नहीं है, ये वैल्यू दिया हुआ, वो फिगर बेस क्वेश्चन, उसकी कोई वैल्यू थोड़ी दी थी मैंने, ऐसा थोड़ी बोला बेटा ए की वैल्यू 2 है बी की वैल्यू, और फिगर बेस क्वेश्चन था ए प्लस बी प्लस इस टाइप से। जो वैल्यू वाला क्वेश्चन आएगा ना बच्चों, उसके लिए हमें अलग तरीके सोचना पड़ेगा, फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। तो पैरेललोग्राम हम लोगों ने क्या बोला, एकदम जानते हैं सर, देखो रिजल्टेंट हमेशा बीच में ही आएगा, तो रिजल्टेंट आएगा तो कहीं यहाँ, रिजल्टेंट आएगा तो कुछ ऐसा, फिर आएगा कैसे वो देखो आप। मैं बोलता हूँ बच्चों यदि ये आर है तो एक काम कर लो, इसको बी को यहाँ शिफ्ट कर लो, बी को हमने यहाँ शिफ्ट किया, बी वेक्टर बन गया, और ये एंगल क्या था थीटा। दोबारा देखना बेटा एक बार, सर ए बी को शिफ्ट किया ट्रांसलेट किया, कोई दिक्कत थोड़ी है, मैंने पढ़ा दिया बेटा आपको, ट्रांसलेट करने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो बच्चों बी को मैंने ऐसे यहाँ से उठाकर यहाँ ट्रांसलेट किया। अब एक बार आँख खोल के देखना, ए प्लस बी इक्वल टू आर लिख सकता हूँ क्या? और इसको देखना बेटा ए प्लस बी इक्वल टू आर, डायग्राम तो करेक्ट बन गया सर, आपका डायग्राम हमारा सही बन गया। अब इसकी वैल्यू निकालता हूं मैं, वैल्यू निकालने के लिए एक काम कर लेते हैं बच्चों, इसको मैं ऐसे ट्राइंगल बनाता हूँ, रेक्टेंगल ट्राइंगल यहाँ तक, इसको बोल दिया पॉइंट को मैंने आपको P, इसको बोल दिया बेटा Q, और इसको बोल दिया R, और इसको बोल दिया S। R पहले आ गया, इसको बोल देते T, इसको बोलते बेटा T। मैंने एक ट्राइंगल बना दिया बेटा P T और S ट्राइंगल, आप देखो एक राइट एंगल ट्राइंगल है। आप चाहते क्या हो सर, मैं वैल्यू चाहता हूँ, मैं दो चीज़ें मुझे रिक्वायरमेंट है, मैं यदि वैल्यू निकालना चाहता हूँ, मुझे एक आर की वैल्यू चाहिए मैग्नीट्यूड में, कुछ भी मैग्नीट्यूड,
और मुझे आर का एंगल चाहिए अल्फा, डायरेक्शन क्या है। मुझे दो चीज़ें रिक्वायरमेंट है बेटा, एक आर की वैल्यू मैग्नीट्यूड मिल जाए और एक मुझे अल्फा मिल जाए, तो मेरे सारे आंसर सोल्व हो जाएंगे। इसी ट्राइंगल का आप अच्छे से देखो बच्चों एक बार, ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है बच्चों, इन ट्राइंगल पी टी एस ऐसा लिखा जा सकता है क्या, पी एस स्क्वेयर इज इक्वल टू पी टी स्क्वेयर प्लस एस टी। सही लिखा बेटा ये? अच्छा बच्चों, पी एस स्क्वेयर का मतलब तो आर स्क्वेयर हो गया, पी टी का एक बार अलग से लिख रहा हूं बच्चों यहाँ। बच्चों मैं पी टी कैसा लिख दूंगा बेटा, पी क्यू प्लस क्यू टी। सर पी क्यू आप जानते हो क्या है सर, ए वेक्टर है, ए मैग्नीट्यूड ले रहा हूं एक बार फिलहाल, सिर्फ मैग्नीट्यूड में निकाल रहा हूँ, डायरेक्शन अलग लूंगा आर। बेटा ये क्या था आपका बी, जिसके साथ एंगल है जिसके साथ सामने, ये क्या हो जाएगा बी साइन थीटा, ये क्या हो जाएगा बी कोस थीटा। बात समझ में आई है? और ट्राइंगल मान लेना इसको, एक्स डिवाइड बाई बी ऐसे बन जाएगा, जैसे कंपोनेंट लेना सिखाया था, या सीधा देखोगे तो ऐसा देख लो सर, ये बी है जिसके साथ थीटा, ये बी कोस थीटा है, जिसका थीटा नहीं है ये क्या है बी साइन थीटा, वही चीज मैंने यहाँ बना रखी है। बात समझ में आई है? तो बच्चों ये आ गया बी कोस थीटा, तो अपने पास आ जाएगा ए प्लस बी कोस थीटा, ये वैल्यू आ गई मतलब पी टी की। तो पुट किया बेटा ए प्लस बी कोस थीटा होल स्क्वायर, और ये एस टी की वैल्यू आ गई बच्चों बी साइन थीटा होल स्क्वायर, बिल्कुल सही है। अच्छा अब और सोल्व करते हैं बच्चों, और हमने सोल्व किया तो आ जाएगा सर आर स्क्वायर, सोल्व किया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कोस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। बच्चों एक बार देखना बेटा, कॉमन ले लूँ क्या इसको, बी स्क्वायर को, ये वाली चीज और ये वाली चीज, बेटा बी स्क्वायर कॉमन लूंगा तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 होता है, तो आर स्क्वायर वी कैन राइट एज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। सही लिखा? यदि आर की वैल्यू लोगे तो बच्चों आ जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बच्चों पूरा फिजिक्स में 10 जगह फॉर्मूला यूज होगा बेटा, कई जगह ऐसा होगा जहाँ वेक्टर नहीं है फिर भी वेक्टर वाले फॉर्मूले से सोल्व होगा, इंटेंसिटी में होता है। सही है क्या? एम्पलीट्यूड में कई बार हो जाएगा। ये फॉर्मूला उनका रिजल्टेंट सर, ए और बी की मुझे वैल्यू पता 6 और 8, थीटा यदि पता तो रिजल्टेंट आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। बच्चों डायरेक्शन और देख लो बेटा एक बार बस, टेन अल्फा, इस ट्राइंगल में देखना बेटा पी एस टी में टेन अल्फा क्या होगा, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस, एस टी डिवाइड बाई पी इंटू टी पी टी, तो क्या आ जाएगा बच्चों सर बी साइन थीटा डिवाइड बाई ए प्लस बी कोस थीटा। ऐसे लिखवाया बच्चों को, इसकी एप्लीकेशन अच्छे समझाऊंगा मैं आपको।